हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम आज हमारे चैनल में पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि वर्ग 1 का है। वर्ग 1 पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका पैटर्न आपको पहले से पता होगा कि क्या क्या रहता है। इसमें 120 नंबर की इसमें 120 नंबर के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एंड 30 नंबर के आपके जो भी जीके जीएस हो गए, पेडोलॉजी हो गए, मैथ्स रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आपके 30 नंबर के रहेंगे। आपको इसमें पासिंग मार्क्स 75 लाना है। अगर आप 75 नंबर ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 2023 में प्री पेपर हुआ था वर्ग 1 के लिए टीचर एलिजिबल टेस्ट जो कि व्यापम कंडक्ट कराती है। इसमें आपको जो भी 120 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको सिलेबस के बारे में तो पता होगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो आइए हम आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताते हैं। जो मेन टॉपिक जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके सामने पहले हम आपको टॉपिक बता देते हैं। तो पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट में क्या है तो आ जाएगा, उसमें इंडियन थिंकर दिया हुआ है। आपकी फर्स्ट जो भी यूनिट है उसमें इंडियन थिंकर दिया हुआ है। इंडियन थिंकर हो जाएगा। उसके बाद आपके क्या हो जाएगा, वेस्टर्न थिंकर हो जाएगा। वेस्टर्न थिंकर के बाद आपके लोक प्रशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जो यूनिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और उसके बाद फिर जो भी संविधान से संबंधित इस बेसिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और अगर आप अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो पहले कोशिश कीजिए कि जो ये 11वीं की बुक है अपनी NCERT, इसकी 2 एडिशन आते हैं। एक ये वाला हो गया और एक भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये 2 हो गए। ये 2 बुक पढ़ने के बाद आप 12th की बुकें, जो 12th की NCERT है, व्यापम की NCERT जो आपको सरकारी स्कूलों में मिल जाती है, उसको ज़रूर पढ़ लें। तो आपका काफ़ी हद तक की कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम अब ये जो 30 क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल में। ये 30 क्वेश्चनों को हम आपको नहीं कराएंगे। आपको मात्र जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं जो 120 नंबर के आने वाले हैं उसकी आपको आज प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके पेपर किस तरीके से आता है, किस तरीके से कंडक्ट कराती है व्यापम, और आप अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएँ। आपके 30 नंबर के अंदर पेडोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस ये सब पूछ सकता है। व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। फिर 30 नंबर के बाद 31 नंबर से स्टार्ट हो जाती हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांत से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी? आ गया थिंकर से, वो भी आ गया वेस्टर्न थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से ये क्वेश्चन है जो कि सीधे पहली यूनिट से उठ के आया है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांत से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये अपनी परिभाषा दी है पॉल जेनेट ने। किसने दी है? पॉल जेनेट नामक जो वो हैं, कौन? राजनीतिज्ञ पॉल जेनेट। तो इन्होंने ये परिभाषा दी हुई है। ठीक है, इसका तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा अपना? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पॉल जेनेट इज़ राइट आंसर। एंड अब सेकंड क्वेश्चन में अपन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि रॉबर्ट डहल, हैरोल्ड लेसवेल आदि जैसे राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस परिक्षेप में दी है?
तो इसमें अपने पास ऑप्शन मिल जाते हैं शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान, राष्ट्रीय संसाधन के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान, या संघर्ष संसाधन के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान, और लास्ट ऑप्शन हो जाता है सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान। तो इसका आंसर आ जाएगा ए फॉर एप्पल, शक्ति के अध्ययन के रूप में, शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है किसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। दर्शन शामिल है, दर्शन शामिल है। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अपना अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शामिल है। इसका संबंध साधनों से है। राजनीतिक दर्शन अंत या अंतिम मूल से संबंधित है। जब मनुष्य पूछता है कि राष्ट्र में अच्छा क्या है या अच्छा समाज क्या है, तो ये पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा है ना। तो अपने पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार अगर अपन देखें तो इसका आंसर आएगा सी फॉर कैट, जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन नाम का जो राजनीतिज्ञ है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शामिल है। इतना बड़ा अपन को स्टेटमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपन सिर्फ इतना याद रखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शामिल है। ये ऐसा किसने कहा है? तो ये अपने जो थिंकर है जॉर्ज कैटलिन जो थिंकर है, उन्होंने ऐसा कहा है कि राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप में संस्थागत अनुभवजन्य वैज्ञानिक व्यवहारिक आदि विविध प्रवृत्तियों को समाहित करता है जो 20वीं शताब्दी के बड़े हिस्से पर हावी थी। तो ये किस जो थिंकर है उसने कहा गया है और किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा हुआ है। तो इसका आ जाएगा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा परिवार और गांवों के एक संघ के रूप में दी गई है। राज्य की परिभाषा क्या? एक परिवार और एक गांव के संघ के रूप में दी गई है, जिसके अंत में एक परिपूर्ण और पर्याप्त जीवन है, जिससे हमारा तात्पर्य एक सुखी और सम्मानजनक जीवन से है। ये किसने कहा है? तो ये अपने जो वुडरो विल्सन थिंकर हैं, ये एक वेस्टर्न थिंकर है वुडरो विल्सन। अगर आपको वेस्टर्न थिंकर के बारे में अच्छे से डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप ओपी गावा की बुक आती है वेस्टर्न थिंकर करके, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ओपी गावा, जो 350 के लगभग फ्लिपकार्ट में उपलब्ध हो जाएगी। तो आप उसको भी परचेज़ करके बेहतरीन तरीके से अपना वेस्टर्न थिंकर कंप्लीट कर सकते हैं। वो एक पर्याप्त बुक है, आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सैन्य प्रणाली को संदर्भित करता है जो राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? और कौटिल्य के अनुसार क्षत्रिय को सर्वश्रेष्ठ सैनिक होना चाहिए। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा डंडा। ठीक है, कौटिल्य ने बताया है कि जो कि सैन्य प्रणाली को संदर्भित करता है और राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो कोष तो आएगा नहीं। फिर अपना अगला ऑप्शन है डंडा, जनपद और आहमत्य, तो इसका आंसर आ जाएगा डंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि मुग़ल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा ये अपना हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। मुग़ल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा इंग्लैंड में राजा विलियम चतुर्थ के शाही दरबार के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा कि राजा राम मोहन राय को पहुँचाया गया था। राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर
राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभी कहाँ से आ गया, तो ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित स्वतंत्र श्रमिकों के दल का नाम बाद में अनुसूचित जाति संघ के रूप में कब बदल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। यानी बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित स्वतंत्र श्रमिकों के दल का नाम बदलकर, अगर ये पूछ लिया कि स्वतंत्र श्रमिकों का दल का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। उसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति संघ के रूप में कब बदला गया था, तो अनुसूचित जाति संघ के रूप में 1936 में इसका नाम रख दिया गया था अनुसूचित जाति संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि लोकतंत्र को चर्चा द्वारा सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया। यानी जो लोकतंत्र है, जो अपना लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन। अब अब्राहम लिंकन कौन थे, तो वो जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र को चर्चा द्वारा सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया। लोकतंत्र को चर्चा द्वारा सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया, ये पूछा गया है, सरकार के रूप में किसने परिभाषित किया, तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल्टर बेजहॉट ने। नाम मैं जान सकता हूँ कि नाम थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं, लेकिन बट एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्टर बेजहॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार कब शुरू किया था। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती इंडियन थिंकर के अंतर्गत आ जाएंगे, यूनिट नंबर 2। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार कब शुरू किया था, तो 1963। कब किया था, 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1963 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ईश्वर के सिद्धांत का प्रचार किया था। आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कौन से थिंकर ने क्या कहा था, कब कहा था। आपको जब तक कि उसको 2-3-4 बार पढ़ नहीं लेते तो आपके समझ में आएगा नहीं। आप मेरी वीडियो को और रिपीट करके देखिएगा, जिससे आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको ज़रूर याद हो जाएगा उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने विधान परिषद में पुनर्निर्माण पर प्रस्ताव में शोध किया था। तो ये कहाँ से आ गया, ये भी हिस्ट्री से आ गया। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल बोला है तो पॉलिटिकल ही बोलेगा, उसने ये भी लिखा है कि भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्राचीन रूपरेखा है उससे भी सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने विधान परिषद के पुनर्निर्माण पर प्रस्ताव में शोध किया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बॉम्बे अधिवेशन में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विरोध के निशान के रूप में व्यवसाय को रोकने और सहयोग पद्धति पर एक रूप है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन विरोध के निशान के रूप में व्यवसाय को रोकने और सहयोग पद्धति का एक रूप है, कह रहा है, तो ये हड़ताल आ जाएगा। हड़ताल किस टाइप से ना, व्यवसाय को रोकना है। अगर अपन को किसी भी काम काज को रोकना है और असहयोग पद्धति का एक रूप, असहयोग यानी सहयोग नहीं कर रहे हैं अपन, उसमें असहयोग कर रहे हैं और खलन पैदा कर रहे हैं किसी के काम पर, यानी कि वो हड़ताल हो जाएगा, हड़ताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, किसके अनुसार राज्य का इंसान की तरह है। किसके अनुसार राज्य एक इंसान की तरह है, जिसके में कारण, भावना और भूख तीनों तत्व होते हैं। यानी किस थिंकर ने कहा है कि राज्य एक इंसान की तरह है, जिसमें क्या क्या बात कही गई है कि कारण हो जाएगा, एक भावना हो जाएगा, दूसरी भूख, ये 3 तत्व होते हैं। तो ये 3 तत्व किसने, यानी इंसान की तरह, राज्य एक इंसान की तरह जिसमें कारण, भावना और भूख तत्व होते हैं, ये किसने कहा है, तो ये अपने प्लेटो ने कहा है। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु।
ठीक है। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। और सुकरात देखो सबसे पहले आते हैं कौन? सुकरात। सुकरात आते हैं अपने सबसे पहले, फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे सुकरात। ठीक है। उसके बाद सुकरात के जो शिष्य हुए वो हुए प्लेटो। सुकरात के शिष्य कौन हुए? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु। ठीक है। तो ये क्रम चलते जाएगा। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य हो जाएंगे सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। किस वर्ष तात्कालिक जनता सरकार द्वारा पारित नया लोकपाल विधेयक अज्ञात कारणों से पारित नहीं हो सका? यानी किस वर्ष में जो जनता सरकार द्वारा पारित नया लोकपाल विधेयक अज्ञात कारणों से पारित नहीं हो सका? तो वो जुलाई 1977 में आया था ये विधेयक। ठीक है, 1977 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य 1970 में राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्था बनाने वाला पहला व्यक्ति बना? यानी किस राज्य ने सबसे पहले 1970 में राज्य पर लोकायुक्त की संस्था बनाने वाला पहला राज्य का नाम बताना कि कौन से राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त बनाया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल नहीं, उड़ीसा, सॉरी। उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य ने सबसे पहले अपने राज्य में लोकायुक्त संस्था बनाया। लोकायुक्त जो होती है IPS IAS जो उच्च कैडेट के जो अधिकारी रहती है, इनके जो भ्रष्टाचार संबंधित मुद्दे होते हैं या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या इनके ऊपर जांच या इनकी जो भी निर्देश, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई करना होता है, जांच करना होता है, भ्रष्टाचार के आरोपों का निरीक्षण करना होता है, तो ये लोकायुक्त के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है और राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल होते हैं, जो कि इन पे लगे भ्रष्टाचारों के बारे में जांच रिपोर्ट तैयार करके अगर ये सिद्ध हो जाती है जांच, तो फिर इनको इनके पद से हटा दिया जाता है या जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो ये काम जो होता है लोकायुक्त और लोकपाल का होता है। ये भी आपके सब्जेक्ट में एक यूनिट है, आप जो लोक प्रशासन के अंतर्गत है, तो आपको ये पढ़ने मिलेगा। उसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकेंद्रीकरण योजना की अवधारणा का प्रयोग किया गया? तो ये हो जाएगा 1951 से 56 जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना के में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने विकेंद्रीकृत योजना की अवधारणा का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक और पूर्ण स्वतंत्रता को संदर्भित करता है? और रूसो द्वारा टिप्पणी की गई कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में है। तो रूसो का एक बहुत प्रचलित कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है पूर्ण स्वतंत्रता संदर्भित करता है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है। अब नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आधार धार्मिक और नैतिक परंपराओं में है और धार्मिक विश्वासों में व्यक्त किया गया है कि सभी व्यक्ति भगवान के समान हैं? तो ये किसमें व्यक्त किया गया है? सत्तामूलक समानता, इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, समतामूलक समानता में कहा गया है कि धार्मिक और नैतिक परंपरा में है। किसका आधार धार्मिक और नैतिक परंपरा में है और धार्मिक विश्वासों में व्यक्त किया गया है कि सभी व्यक्ति भगवान के समान हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, तो इसका आंसर क्या है अपना? सत्तामूलक समानता। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी है ना? तो इस अनुच्छेद का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
प्रारूप समिति का निर्माण 27 अगस्त 1947 आई थिंक 1947 या 46 में हुआ था। 27 अगस्त 1946 में हुआ था प्रारूप समिति का निर्माण, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, यह आर्टिकल 32 ऐसा है कि आप अगर अपने ऊपर हो रहे अपराधों और अगर आपको लगता है कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 प्रकार के, ठीक है, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अगर वो आपको मिल नहीं पा रहे हैं और अगर उसका हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट ना जाके सुप्रीम कोर्ट जाके डायरेक्ट अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के जो है रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, जिससे आपको आपके अधिकार मिल जाते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, आर्टिकल 32। राइट आंसर है आर्टिकल 32। 50 नंबर का क्वेश्चन, निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? समान नागरिक संहिता DPSP हिंदी में क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व प्राप्त किए हैं? तो आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त किए हैं। हेलो फ्रेंड, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 44। अनुच्छेद जो है 44 है, जो कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और आयरलैंड के संविधान से इसे हमने प्राप्त किया आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और अगर आपको याद आएगा समान नागरिक संहिता मतलब 44 डबल 4 यानी समान है, तो आप समझ जाइए कि 44 समान नागरिक संहिता इसके अंतर्गत आ जाएगा। हमारे पास अभी हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे? क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट किए थे और अब 50 में आ गए हैं, तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आपको इसी तरह से 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कराएंगे। हमारे पास मेंस का भी पेपर रखा हुआ है, जो कि व्यापन ने अभी 2024 में कंडक्ट कराया था। हमारा जब प्री का पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हम मेंस के पेपर कंडक्ट कराएंगे, और आप और भी कंटेक्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल के कंटेंट उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ग 1 प्री 2025 दिसंबर में जो कंडक्ट होने वाले हैं प्री एग्ज़ाम वर्ग 1 पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इसी तरीके से। और बहुत जल्दी हम हमारे चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, जहां पर आपको सारी PDF और कंटेंट जो भी मटेरियल है हमारे पास, और हम और भी इधर उधर से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल में मैं नेट GRF की तैयारी कर रहा हूँ, जो पॉलिटिकल साइंस से है, और फ़िलहाल अभी मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।